Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. This is Jida Bashir and today we will discuss methods of improving interpretation and judgment. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से क्लिनिकल प्रेडिक्शन या क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन की एफिशिएंसी या वैलिडिटी रिड्यूस हो जाती है या उस पे उसकी एफिशिएंसी और वैलिडिटी पे उन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट होता है। तो उन इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और इंटरप्रिटेशन और जजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो क्लिनिशियन जब भी अपने क्लाइंट का डेटा या उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, तो जो कि उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है अपने क्लाइंट से रिलेटेड, तो उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक क्लिनिशियन में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सके, और अगर इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई ना हो सके तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी को टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है वो है रीडिंग इन सिंड्रोम। तो समटाइम्स क्लिनिशियंस जो है वो ओवर इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, क्योंकि मिनिमल और एविडेंट क्यूज़ को रिस्पॉन्स करना एक क्लिनिशियन के लिए इजी होता है, तो वो उन्हीं रिस्पॉन्स या उन्हीं क्यूज़ की बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्लिनिशियंस के लिए क्लाइंट के नेगेटिव बिहेवियर पे फोकस करना या एम्फसाइज करना और उनसे रिलेटेड प्रेडिक्शंस और इंटरप्रिटेशंस करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू देयर पॉजिटिव बिहेवियर्स। और 1998 में गार्ब ने ये पॉइंट आउट किया था कि वो क्लिनिशियंस जो कि अपने क्लाइंट्स की पैथोलॉजी और डिसफंक्शंस असेस करने के साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ्स को भी असेस करते हैं, तो वो अपने क्लाइंट्स को मैल एडजस्टेड या इम्पेयर्ड प्रोनाउंस नहीं करते या फिर कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है वैलिडेशन एंड रिकॉर्ड्स। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लिनिशियंस अपने क्लाइंट की इंटरप्रिटेशंस और प्रेडिक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर ईजी हो जाता है कि वो जस्ट जो करेक्ट इंटरप्रिटेशंस हैं उनको रिमेंबर कर सकें। उसके बाद आ जाती हैं वेग रिपोर्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्राइटेरियाज। तो कुछ क्लिनिशियंस ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट क्लियर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं करते, या जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया होता है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता। तो इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट वो बनाते हैं वो अनक्लियर रिपोर्ट होती है, और ये डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या क्लिनिशियन ने जो प्रेडिक्शंस दी हैं या जो जजमेंट्स उसकी हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए गैर्ब ने 1998 में ये रिकमेंड किया कि क्लिनिशियंस जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड रेटिंग स्केल्स यूज़ करें, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ करें, इसके अलावा डिफरेंट बिहेवियरल असेसमेंट मेथड्स यूज़ करें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिसर्चर क्लिनिशियन की जो प्रेडिक्शन है वो इंटरप्रिटेशन और जजमेंट को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि क्लिनिशियन जो प्रेडिक्शन दे रहा होता है वो क्लाइंट की बिहेवियरल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टीरियोटाइप्ड बिलीव्स। तो कुछ क्लिनिशियंस जब डेटा को इंटरप्रेट करते हैं वो स्टीरियोटाइप्ड बिलीव्स की टर्म्स में करते हैं। 1986 में एक सर्वे किया गया था जिसके अकॉर्डिंग क्लाइंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो क्लिनिशियन है उसकी जजमेंट को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल रिपोर्ट राइटिंग। मींस कि एक इफ़ेक्टिव क्लिनिकल रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कम्युनिकेशन। जब क्लिनिशियन इंटरव्यू कंप्लीट कर लेता है, टेस्ट्स एडमिनिस्टर हो जाते हैं, केस हिस्ट्री को भी रीड कर लिया जाता है, टेस्ट की स्कोरिंग भी हो जाती है, हाइपोथेसिस और इम्प्रेशंस भी डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद क्लिनिशियन ने क्लिनिकल रिपोर्ट बनानी होती है। और क्लिनिकल रिपोर्ट का जो पहला स्टेप होता है वो है कम्युनिकेशन। क्लिनिकल रिपोर्ट में सबसे पहले आइडेंटिफाइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक नेम ऑफ पेशेंट, सेक्स, एज, एथनिसिटी, डेट ऑफ एवेल्युएशन एंड रेफरिंग क्लिनिशियन। उसके बाद डिफरेंट रेफरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन असेसमेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे बैकग्राउंड आ जाता है, जिसमें रेफरल क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे इम्प्रेशंस एंड फाइंडिंग्स की एक समरी आ जाती है, जिसमें पेशेंट का कॉग्निटिव लेवल आ जाता है, लाइक पेशेंट की इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग। इसके अलावा डिग्री एंड कॉजेज़ ऑफ इम्पेयरमेंट। देन अफेक्टिव लेवल आ जाता है, जिसमें इंडिविजुअल के मूड्स, उसके
डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस एंड नेचर ऑफ डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व होता है। थर्ड पे आ जाते हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल लेवल, जिसमें डिफरेंट इंटर एंड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं और पर्सनालिटी फॉर्मुलेशन आ जाती है। सिक्स्थ पे डायग्नोस्टिक इंटरपर्सनल लेवल आ जाता है, जिसमें मोस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस इंक्लूड होता है। और सेवन्थ नंबर पे रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। देन कम्स रेफरल सोर्स। तो रिपोर्ट राइटिंग में जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लिनिशियन की, वो रेफरल क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है। और अगर क्लिनिशियन रेफरल क्वेश्चंस को एड्रेस ना कर सके या उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना इनअप्रोप्रिएट हो, तो इसकी रीजंस भी क्लिनिशियन ने अपनी रिपोर्ट में ऐड करनी होती हैं। देन कम्स एड्स टू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसा कि रिपोर्ट का एक बेसिक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को डिफरेंट वेज में इन्हेंस किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आ जाती है लैंग्वेज। तो रिपोर्ट में बोरिंग वर्ड्स और स्टेटमेंट्स या फिर टेस्ट डिटेल्स इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो नेचर है रेफरल सोर्स की, उसको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर तो आपने रिपोर्ट अपने किसी प्रोफेशनल कलीग को सेंड करनी है, तो उसमें आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट अगर रिपोर्ट पेरेंट को सेंड करनी है तो उसमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा सकती। इसके अलावा इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में ऐसी टर्म्स या ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ करनी चाहिए जो कि उस इंडिविजुअल या उस पेशेंट को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करें। इसके अलावा जो रिपोर्ट में आप डिटेल ऐड कर रहे हो, वो डिटेल आप अपने ऑडियंस की बेसिस पे ऐड करोगे। अस्सलाम।